वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। खंड 3 का ये इकाई 8 है, वैदिक काल। तो जो ये ब्लॉक 3 है, थर्ड बुक जो है, उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है, जो कि टोटल जो ये BHIC 101 का ये 8वां चैप्टर होगा। ये वैदिक काल है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है, अब ये कालक्रम में वैदिक काल को हमें पढ़ना होता है। तो इसमें जो बेसिक हमें जो कवर करना है, सबसे पहले जो वैदिक काल के जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से हैं, उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे पास साहित्यिक स्रोत है और उसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। इसके अलावा जो थ्योरी है आर्य इन्वेजन की, आर्यों के आक्रमण का, तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि ये वास्तविक था या कि बस कोरी कल्पना है। इसके अलावा जो वैदिक समाज में जो अर्थव्यवस्था थी, वैदिक संस्कृति में जो सामाजिक व्यवस्था थी और राजनीतिक व्यवस्था थी, और उसके अलावा जो वहाँ पे जो धर्म की जो व्यवस्था थी, ठीक है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर का जो उद्देश्य है वह यह है कि आपको उन सभी स्रोतों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी जिनसे प्रारंभिक वैदिक काल के विषय में जान सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो स्रोत है, इंडो आर्यों के व्यापक स्तर पर स्थानांतरण के सिद्धांत का परीक्षण भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसके अलावा जो प्रारंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक विशेषताओं के बारे में जानकारियां प्राप्त होंगी। अभी तक हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, उसमें हमने जाना कि जो 2000 से 1000 BC के आसपास जितनी भी भारत में सभ्यताएं थी, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र सभ्यताएं अवेलेबल थी, उसमें जो है असमान विकास वाली सभ्यताएं पाई गई हैं। माने कहीं पे जो है कोई सभ्यता थोड़ी ज़्यादा विकसित थी, कोई सभ्यता थोड़ी पीछे चल रही थी, ठीक है, इसी तरह की। लेकिन ये सभी जो है कृषि पशुपालन पर आधारित थी। तो मैं ये टाइम फ्रेम जो है, इसमें 2000 to 1000 BCE की बात हो रही है, ठीक है, 2000 से 1000 BCE के दौरान में यहाँ पे जो भी सभ्यताएं भारतीय उपमहाद्वीप में पाई गई थी, वो अनिवार्य रूप में कृषि पशुपालन पर आधारित थी, यानी कृषि खेती होती थी और पशुओं को पाला जाता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन सभ्यताओं में कोई भी प्रमाण जो लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत जो है हमें हड़प्पा सभ्यता में जो साइन लैंग्वेज है ये प्राप्त हुआ है। तो अभी जो वेद हैं, जो भारतीय परंपरा में जो वेद हैं, ठीक है, 4 वेद हैं और फिर उपवेद भी हैं। तो इसमें जो वेद आधारित जो संस्कृति जो परिलक्षित होती है, उसे हम वैदिक परंपरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे, और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो वेद हैं और वैदिक काल का जो उसको लिंक किया जाता है आर्यों से, क्योंकि उनको माना जाता है कि वेदों की जो रचयिता है वो आर्य ही थे, ठीक है। तो इससे हमको ये समझने में भी ये आसानी होगी कि आर्य जो है वो इंडिजेनियस थे, यहीं के मूल निवासी थे या बाहर के थे, क्या उन्होंने वास्तव में यहाँ पे आक्रमण किया था। ये जो भी थ्योरीज वगैरह जो हैं, जो साक्ष्यों के आधार पर और लिंग्विस्टिक जो भाषाई अध्ययन है उसके आधार पर
जो विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे भी मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी भी कुछ भी जो है आर्य इन्वेजन थ्योरी को प्रूव नहीं किया जा सका है। तो ये अभी तक जो है कई सारे इसके पक्ष में और विपक्ष में कई सारे तर्क हैं, ठीक है। तो इस यही खास बात है भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता की, जो भारतीय प्राचीन सभ्यता है कि इसमें जितना भी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उतना मिस्ट्री होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है कई धर्मों का समागम है, कई धर्म समाये हुए हैं, कई संस्कृतियाँ हैं, ठीक है, कई जातियाँ हैं और कई तरह तरह के जो है कल्चर्स, जो संस्कृति हैं यहाँ पर मौजूद है और सभी अस्तित्व के साथ हजारों वर्षों से रह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी चीज़ों को इतनी जल्दी समझ लेना और उसके बाद जो है एक सिद्धांत दे देना ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऋग्वेद है उसका जो सूक्ष्म परीक्षण किया गया, मतलब कि जो उसमें जो भाषा है और जो सूक्त जो है, श्लोक वगैरह जो हैं, उनको जब सूक्ष्म लेवल पर जब उनको परीक्षण किया गया तो उसमें कुछ बातें जो है पता चली। वह यह है कि सबसे पहले तो जो भौतिक सभ्यता जो इन ग्रंथों को पढ़ करके पता चलता है कि ये उतनी विकसित नहीं थी, ठीक है। इसे जैसे कि हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, तो उसमें उसे कहा जाता है कि ये जो है कृषि आधारित जो है, यहाँ पे कृषि वगैरह होता था और अर्थव्यवस्था भी काफ़ी जो है ठीक ठाक पोजीशन में था। लेकिन जो ये वैदिक साहित्य का हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें पता चलता है कि उतनी जो भौतिक सभ्यता थी उतनी विकसित नहीं थी जितनी कि इससे पहले वाली जो सभ्यता से प्राप्त हो, हमें जो पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि जो कई पुरातात्विक संस्कृतियां जो यहाँ पे मौजूद हैं उसका वैदिक काल से कोई संबंध ही नहीं था, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। इसके अलावा दूसरा ये है कि जो ऋग्वेद और उसके बाद के जो वेद हैं और उनकी साहित्य सामग्री से जो भी विश्लेषण निकलता है, जो ये तथ्य बाहर आता है कि वैदिक समाज के अंदर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि ये जो सांस्कृतिक ढांचा था जो इसको हम वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति ही कहें, ठीक है, क्योंकि उसमें भी निरंतर जो है कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। ऋग्वेद के प्रमाण से पता चलता है कि जो सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों वाली भूमि और भौगोलिक क्षेत्र से संबंध है ये ऋग्वेद। तो ये लगभग लगता है कि जो पंजाब हरियाणा है, ठीक है, इसका निकटवर्ती हरियाणा, जो पंजाब और निकटवर्ती हरियाणा का क्षेत्र ऐसा इसमें से पता चलता है। किंतु ऋग्वेद के जो भूगोल में जो गोमती के मैदान और दक्षिण अफगानिस्तान और दक्षिण जम्मू कश्मीर भी सम्मिलित हैं इसके अंदर, जो इसमें जो उल्लेख किया गया है जगहों का, तो उसमें तो पंजाब और हरियाणा तो उसका तो ये जो क्षेत्र जो है कन्फर्म। इसके अलावा जो है गोमती का मैदान जो हो गया, ठीक है, इसके अलावा दक्षिण अफगानिस्तान और दक्षिण जम्मू कश्मीर भी इसमें सम्मिलित होता है। और कई सारे व्याख्याओं के अनुसार जो इंडो आर्य का जो स्थानांतरण हुआ था, जो इंडो आर्य थ्योरी जो है, मतलब कि जो आर्य जो है वो बाहर से आए थे, ठीक है, तो इसका जो सिद्धांत है इस तथ्य पर आधारित है कि पश्चिम एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। ये जो आर्य थे ये पश्चिमी एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे और ये जो प्रवासी थे यानी कि बाहर से आने वाले लोग थे, जिन्हें हम मतलब जो व्याख्यानों के अनुसार जिन्हें विद्वान जो है इन्हें वेदों के रचयिता मानते हैं, इसलिए इनको वैदिक जन कहा गया है। और इस ऐतिहासिक व्याख्या के अनुसार आर्य जो है कई चरणों में यानी कई झुंडों में भारत में आए, एक बार में नहीं आ गए। इसके अलावा जो इंडो यूरोपियन भाषा समूह है, ठीक है, तो ये जो भाषा के आधार पर ये समझा गया, क्योंकि ये जो इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो ये हड़प्पावासी थे ये आर्य नहीं हो सके, क्योंकि इनकी भाषा जो है और ये आर्यों की जो भाषा ये बिल्कुल जो है अलग थी, बल्कि आर्यों की जो भाषा जो है ये इंडो यूरोपियन भाषाओं से मेल खाती है।
तो ऐसा निष्कर्ष विद्वानों ने दिया था। इसके अलावा अब जो प्रारंभिक वैदिक समाज का जो टीका करने के लिए ये देखना लाभदायक होगा कि साहित्यिक रचनाओं और पुरातात्विक साक्ष्यों में पूरकता है या नहीं। मतलब ये कह रहा है कि जो वैदिक समाज है, ठीक है, इसमें जो भी जो हमारे पास जो धार्मिक ग्रंथ जो अवेलेबल हैं, ठीक है, उसमें जो भी रचनाओं और साहित्यिक रचना और जो अवेलेबल है, ठीक है, जो ग्रंथों में है, उसको सबसे पहले जो पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें प्राप्त होता है, तो जो वेदों में लिखा है और जो हमें खुदाई से प्राप्त हुआ है, उन दोनों में कोई संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखा जाना जरूरी है कि इन दोनों में कोई साक्ष्य या मतलब कुछ लिंक है, अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब दोनों में कोई तालमेल है कि नहीं है, ठीक है। यदि दोनों एक ही स्रोत, यानी दोनों स्रोत मिलकर के, यानी कि जो वेदों में जो लिखा गया है, ठीक है, जो साहित्यिक रचना जो है वैदिक समाज की, उसमें जो लिखा गया है और जो खुदाई के दौरान जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अगर वो दोनों स्रोत एक ही काल और क्षेत्र से संबंध है, तो इनको मिला करके कुछ न कुछ जो है जानकारी हम उस समाज के बारे में या उस सभ्यता के बारे में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ये जो स्रोत है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में अभी जो पहला चैप्टर आप याद करेंगे तो उसमें कई प्रकार के जो पुरातात्विक स्रोत की हमने चर्चा की थी, ठीक है, उसमें हमने ये सभी पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें एक सेक्शन था जो साहित्यिक स्रोत का, पहले चैप्टर में ही, ठीक है, तो इसी को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्विकली इसको बता देता हूँ कि साहित्यिक स्रोत में जो है 4 प्रकार के वैदिक ग्रंथ है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो जैसे कि पता ही है कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन रचना है, और ये जो वेद शब्द जो है संस्कृत के विद शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान होना, ठीक है। वेद का अर्थ है ज्ञान होना। तो वेदों में बेसिकली क्या है, प्रार्थनाओं और श्लोकों का संकलन है, ठीक है। और इनको जो महर्षियों के परिवारों ने देवताओं के सम्मान, इनकी जो रचना जो है किस कवियों ने नहीं बल्कि महर्षियों ने की है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो है उनको स्वयं ब्रह्मा से उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उन्होंने इसको जो है मौखिक परंपरा के जरिए सभी को, मतलब एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसको प्रदान करते गए चले गए, ठीक है। और इन चारों वेदों को संहिता भी माना गया है। इसके अलावा जो ऋग्वेद है, इसकी रचना जो है 1500 BCE से 1000 BCE के मध्य हुई होगी, ऐसा बोला जाता है। तो ये इसकी रचना एक्चुअली में क्या हुआ कि जो ये वेद हैं ये काफ़ी पुराने हैं, ठीक है, हजारों हजार साल बोला जाता है कि काफ़ी पुराने हैं। लेकिन इसमें ये जो ये वेद थे, ये मौखिक परंपरा के, यानी कि जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उसको कंठस्थ करते थे और फिर जो है अपने शिष्यों को देते थे, तो ये इस तरह से मौखिक परंपरा के रूप में चला जाता था। इसे जब संकलित किया गया, ठीक है, इसके मतलब इनको संकलित किया गया है, जब इनको संकलित पूरा किया गया तो उस समय इसको लिखा नहीं गया, मतलब लिखित रूप में इसको जो है नहीं रखा गया। हो सकता है उस समय जो है लिपि का ज्ञान ही ना हो, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि पहले जो भाषा है, पहले जो बोलना आया, उसके बाद जो है लिपि जो है बाद में आई है, ठीक है। तो इस वजह से जब इसको जब इसको संकलित किया गया तो उसका जो हमें साक्ष्य प्राप्त होता है वो 1500 BCE और 1000 BCE माना जाता है इसको, ठीक है। तो ऋग्वैदिक संहिता में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें मिलाकर इसमें 10 पुस्तकें, यानी जिसको मंडल बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कई विद्वानों का मत यह है कि जो ऋग्वेद है वो ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता, जैसे यहाँ पे भारत में ऋग्वेद है तो वहाँ के जो प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता, जो कि ऋग्वेद से भी पुराना माना जाता है, ठीक है, वहाँ से उसकी जो भाषा है अवेस्ता की और ऋग्वेद की, इन दोनों में काफ़ी समानता प्राप्त हुआ है, मतलब भाषाओं में काफ़ी समानता है। इसलिए विद्वान जो है ये मत देते हैं कि ये जो ऋग्वेद जो अवस्था से ही ऋग्वेद जो है निकला, यानी अग्रगामी बताते हैं इसको। तो इसी वजह से, क्योंकि दोनों ग्रंथों में समानता है, ऋग्वेद और अवेस्ता ईरान के जो ग्रंथ है उसमें भाषाई का जो समानता प्राप्त हुआ है, इसलिए जो विद्वान है वह कहते हैं कि ये जो आर्य है ये ईरान से आए हैं, बल्कि कहते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो एक ही था। तो इनका अनुमान है कि यहीं से जो है
यूरोप में और पूर्व की ओर यानी कि भारत की ओर जो मतलब गए, और यूरोप में भी आर्य जो है यहीं से गए। तो बेसिकली इसको जो है कुछ लोग जो है ईरान से मानते हैं कि ये जो आर्य है अन्य जगहों पर गए। तो आर्यों की उत्पत्ति के स्थल के में काफ़ी सारे विवाद काफ़ी समय से रहे, जो कि अब समाप्त हो चुका है। इसका कारण यह है कि जो समान जाति पहचान की अवधारणा जो थी उसको साइंटिफिक तरीके से गलत साबित कर दिया गया है। परंतु जो भाषा है, ठीक है, तो भाषाओं के आधार पर, क्योंकि भाषाओं में सिमिलैरिटी है, तो इसके आधार पर जो इंडो यूरोपियन भाषा जो है उसके आधार पर इतिहासकार अभी भी इसमें विश्वास करते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।